नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और आज से बिहार में कांग्रेस की पदयात्रा युवाओं को जोड़ने के लिए पदयात्रा होनी है। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा ये है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से यह यात्रा शुरू होगी। विभिन्न जिलों से होते हुए पटना पदयात्रा पहुंचेगी। 24 दिन कांग्रेस की पदयात्रा चलेगी। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इसका नेतृत्व करेगा। तो बिहार में कांग्रेस की पदयात्रा की शुरुआत, और देखिए इस पदयात्रा के जरिए सियासत साधने की कोशिश। और आज से कांग्रेस की पदयात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इसका नेतृत्व करेगा। युवाओं को जोड़ने के लिए यह पदयात्रा निकाल रही है कांग्रेस। और होली के दौरान दो तस्वीरों से एक बार फिर से इस बात की सियासी कयास उठने शुरू हो गए हैं कि क्या निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे। पहली तस्वीर जेडीयू दफ्तर से सामने आई, जहां जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे थे जिसमें निशांत की तस्वीर लगाकर बिहार की जनता को बधाई दी गई थी। दूसरी तस्वीर शनिवार के दिन की है, जब होली के मौके पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने जेडीयू के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री जयंत राज, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेताओं से निशांत मिले। तो क्या निशांत राजनीति में एंट्री लेंगे, ये एक बड़ा सियासी सवाल है। तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वो और उनके पति पवन सिंह अगर दोनों चुनाव मैदान में आते हैं तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। होली के दिन सीनियर नेताओं से निशांत की मुलाकात हुई है, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और नीतीश कुमार के साथ आपको पोस्टर में निशांत नजर आ रहे होंगे। हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात करें तो लगातार निशांत चर्चा का विषय सियासी गलियारे में बने रहे हैं। अलग अलग नेताओं की तरफ से उनको लेकर प्रतिक्रियाएं दी गई है और इसी बीच निशांत की तरफ से भी कुछ बातें मीडिया के सामने आकर कही गई, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासत में एंट्री होगी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वो और उनके पति पवन सिंह अगर दोनों चुनाव मैदान में आते हैं तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ज्योति सिंह ने खुद काराकाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। रोहतास के काराकाट इलाके में होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंची पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि वह चाहती हैं कि वह और उनके पति दोनों चुनाव लड़े। ऐसा संभव है कि दोनों एक ही पार्टी से चुनाव मैदान में आए और आसपास की ही विधानसभा सीट से अगर किस्मत आजमाए तो बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि वो अपने पति पवन सिंह के सीट पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए वक्त निकालेंगी। साथ ही सवालों के जवाब में ज्योति सिंह ने कहा कि वह चाहती हैं कि पवन सिंह जहां भी रहे खुश रहें। ज्योति सिंह के बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक ही पार्टी से जी, अगर हमें मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि एक हम ही क्षेत्र से वैसे हो सकता तो नहीं। अच्छा, मान लेते हैं सपोज किसी और क्षेत्र से वो लड़ते हैं, किसी और क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आपका तो कंफर्म हो गया कि काराकाट से ही लड़िएगा। तो फिर आप दोनों के पास इतना टाइम कैसे रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट में उतरेंगे? रिश्ते में समय निकालना पड़ता है, तो हम बिल्कुल उनको, मुझसे जितना हो पाएगा मैंने पहले भी किया है और आगे भी अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनके साथ हर कदम पे खड़ी, हर कदम पे साथ दीजिए। बस लास्ट जाते जाते आप पवन सिंह के बारे में दो बात आप बोल दीजिए, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर एक पवन सिंह के चाहने वाले लोग, ज्योति सिंह के चाहने वाले लोग ये सुनने के लिए उतावले रहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह जी के बारे में दो बात बोले। वो दो बात बोल दीजिए। वो जहाँ भी हैं खुश रहें और बहुत तरक्की करें, भगवान उनको बहुत आगे बढ़ाए और बहुत आगे जाए। और इधर मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या के बाद पुलिस एक्शन मोड में है और एनकाउंटर में एक अपराधी को पैर में गोली लग गई है। हालांकि 3 दिन के अंदर ग्रामीणों से झड़प के दौरान दो पुलिस वालों की हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए।
विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं तो सत्ता पक्ष के नेताओं का यह कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत अगर पड़ती है तो एनकाउंटर भी होगा। बिहार में 3 दिन में 2 पुलिस वालों की मौत। गुरुवार को अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत। अगले दिन मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या। अररिया के एएसआई राजीव रंजन की मौत की खबर अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि शुक्रवार को मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में ग्रामीणों ने एएसआई संतोष कुमार के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिनकी मौत शनिवार को हो गई। और इसमें हम लोग जो एक्शन लेंगे वो शीघ्र ही आप लोगों को दिखाई देगा और इसमें जो कार्रवाई होगी वो ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे पुलिस पे इस प्रकार के हमले के मामले प्रकाश में नहीं आएंगे। दरअसल शुक्रवार को मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद की खबर आई थी। एएसआई संतोष कुमार पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने एएसआई के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले मुंगेर सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया, लेकिन संतोष कुमार की जान बच नहीं पाई। से उनके मतलब धारदार तलवार से धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है। संतोष कुमार की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में है। छापेमारी के दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। थाने लाते समय पुलिस की गाड़ी हादसे की शिकार हुई। गुड्डू यादव नाम का बदमाश पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में गुड्डू यादव की पैर में गोली लगी। हाँ, जो एएसआई संतोष सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी गुड्डू यादव है और इसके और अन्य भाई हैं, जिसमें से 2 भाइयों की और अरेस्टिंग हो चुकी है। संतोष कुमार की हत्या के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को फेल बता रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये कहना है कि ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, जरूरत होगी तो एनकाउंटर भी करेंगे। अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। अररिया और मुंगेर की घटना के बाद पुलिस एक्शन में है और ताबड़तोड़ छापेमारी और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में अपराध बेलगाम हो गए हैं? क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? और यूपी की तरह क्या बिहार में भी एनकाउंटर जरूरी है? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेर में तैनात एएसआई संतोष कुमार की हत्या के बाद देर रात पटना के दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 8 साल की इकलौते बेटे कान्हा ने दिवंगत पिता को मुखाग्नि दी। कैमूर के मोहनिया के रहने वाले संतोष कुमार का पूरा परिवार पटना में ही रहता है, इसलिए पटना के दीघा घाट पर देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड पर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब बिहार में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होगा। तो मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं। तो मंत्री संजय सारावगी ने लालू राज में अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, इसकी चर्चा की। तो वहीं एनडीए सरकार में अपराधी तुरंत पकड़े जाते थे, ये भी कहा। अररिया में एएसआई राजीव रंजन जी का जो गांजा के तस्कर थे उनको पकड़ने गए या क्या पकड़ने गए, किसके लिए गए, पैसा लेने गए, जो भी हुआ उसमें उनकी मौत हुई। मुंगेर में आपने कहा संतोष कुमार जी जो एएसआई हैं, शराब पी के लोग हंगामा कर रहे थे, उसमें ये जाते हैं एएसआई, उनकी मौत हो जाती है। ये तो हमसे आप जो सवाल करिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सवाल करिए, आखिर ये शराब आ कैसे रहा है? क्या पुलिस के बिना छूट के शराब क्या बिहार में आ रहा है? और अब पुलिस कर्मी को मार रहे हैं, एएसआई को मार रहे हैं। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है पूरे बिहार का? जब पुलिस की हत्या हो रही है, कोई जनता सुरक्षित नहीं है। मुंगेर में जनता की सेवा में लगे एएसआई की निर्मम हत्या की गई है।
हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। कई लोग गिरफ्तारी हुई है और निश्चित तौर पर अपराधियों को जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है उनके खिलाफ एक्सपीडिट ट्रायल चला करके सख्त सजा दिलाने का सरकार काम करेगी। अपराध तुरंत रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपराध होता है तुरंत अपराधी पकड़े जाते हैं, उनको स्पीडी ट्रायल देकर सजा होती है। और उस समय खुल के लगता था कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आज कोई माइक का लाल ये नहीं बोल सकता है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उस समय और अभी में ये बड़ा अंतर है। और अगली खबर आपको अररिया से बताएंगे, जहां एएसआई राजीव रंजन मौत मामले में बड़ी और सख्त कार्रवाई होने जा रही है। पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी पीके मंडल खुद फुलकाहा थाना पहुंचकर एएसआई राजीव रंजन की मौत की जांच कर रहे हैं। डीआईजी ने कहा कि इस मामले में बड़ी और सख्त कार्रवाई होने जा रही है। डीआईजी ने यह भी बताया कि फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन ने तस्कर अनमोल यादव को पकड़ भी लिया था, लेकिन भीड़ ने हमला कर दिया और धक्का मुक्की में गिरने से एएसआई के सिर पर चोट लगी और वो भी गिर गए, जिसमें उनकी दुखद मौत हो गई है। इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 18 नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि अब तक गांजा तस्कर अनमोल यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, एसआई की जो मौत हुई अत्यंत ही दुखद है। और ये लोग गए थे क्रिमिनल अनमोल यादव को पकड़ने के लिए, उसमें काफ़ी लोगों ने अटैक कर दिया। वहाँ पे एक शादी हो रही थी तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, लोग बड़े एग्रेसिव हैं यहाँ के। तो इन लोगों ने एक्यूज को गाड़ी में बिठा भी लिया था। बाद में जो धक्का मुक्की होने लगी तो उसमें वो राजू जी गिर गए, उनके सर पे चोट लगी और काफ़ी लोगों ने उन पर अटैक भी किया हल्का सा, तो उसमें उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है, 6 लोगों को जेल भेजे हैं। बाकी जो लोग हैं उनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर लोगों का पथराव हुआ। झगड़ा सुलझाने पुलिस गई थी। सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही घायल हैं। हमले में एक चौकीदार के भी घायल होने की खबर है। पुलिस वाहन पर भी पत्थरबाजी हुई। अंतीचक थाना क्षेत्र के कसडी गांव की घटना सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये पूरा पथराव किया गया था। झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस गई थी। तो एक बार भागलपुर से भी ये तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस को लोगों ने निशाना बनाया है। सब इंस्पेक्टर सहित 3 सिपाही इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। एक चौकीदार भी घायल है। तो ये तस्वीर देखिए जहां किस तरीके से पत्थरबाजी होती है और इस पत्थरबाजी के बाद से पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही बना हुआ है कि आखिर बार बार पुलिस पर हमले ये क्यों हो रहे हैं, क्यों पुलिस निशाना बन रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की बात करें तो 2 एएसआई की मौत अब तक हो चुकी है और देखिए लगातार जो पुलिस है वो कहीं पिट रही है, उसके साथ धक्का मुक्की होती है और पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें जवान घायल हो जाते हैं। सवाल कही है कि क्या पूरी तैयारी के साथ पुलिस की टीम नहीं पहुंचती है। और देखिए, झगड़ा सुलझाने के लिए यहां भागलपुर में टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पत्थरबाजी लोगों ने कर दी, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस किसी तरीके से जान बचाकर वहां भाग निकली। तो देखिए, ये भीड़ का जो चेहरा है वो इन दिनों पुलिसिया कार्रवाई के दौरान दिखाई दे रहा है, जहां पुलिस पर भारी ये पड़ रहे हैं। तो देखिए, चाहे वो मुंगेर हो, अररिया हो, इन दोनों जगहों पर पुलिस पर निशाना बनाया गया। यहाँ एसआई की मौत हो जाती है और अब ये भागलपुर से भी तस्वीर जो है वो सामने आई है, जहां अंतीचक के कसड्डी गांव की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे काफी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर है और ये भीड़ पुलिस को निशाना बनाती है। जाहिर सी बात है कि इस भीड़ की संख्या से कम ही पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे जो झगड़ा सुलझाने के लिए गए थे और यहां पर लोग आक्रामक हो गए और इन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।